हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल ब्रिटिश एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। आज आपको मैं फिर से लेकर आया हूँ उसकी आगे वाली सीरीज परीक्षा धाम। इसके पहले मैं आपको कुछ करवा चुका हूँ एक दो स्लाइड में, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट था वो प्रोवाइड हो चुका है, तो आप पहली वाली वीडियो में देख सकते हैं। इसके आगे वाली सीरीज है जो अपन ने यहाँ तक कर ली थी। लाइक अपन ने यहाँ तक जो आम वाला टॉपिक था, आम वाला टॉपिक अपन ने फिनिश कर लिया था। अब इसके बाद जो सीरीज में दिया गया वो अपन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। एंड ये किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपको, और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको लाइन बाय लाइन करवा रहा हूँ, कंठस्थ करके एक ही लाइन रीड करके उसके बाद में जो कॉन्टेक्स्ट में दिया गया उसको दो तीन तीन बार रीड करके समझा के भी आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो बस आप एकेडमी के साथ बने रहिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलो देखते हैं इसमें। इसके बाद अगला इसमें दिया गया था राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प है मलखम्ब। मलखम्ब कब घोषित किया गया था? राजकीय खेल तो किया गया था 2013 में। क्षेत्र इसका कौन सा है? मालवा, मतलब मालवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ये खेला जाता है। अब पूरे एमपी के लिए घोषित हो गया है। विशेष इसका क्या है? मध्य प्रदेश मलखम्ब अकेदमी उज्जैन में स्थित है। ये आपको याद रखना है, इंदौर मत लगा देना। कहाँ पर? उज्जैन में है। और इसकी जो पहली कौन थी? प्रभास जोशी सम्मान मलखम्ब क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब कि इस खेल के माध्यम से या इस खेल के लिए जो फेमस रहेगा बंदा या बंदी, तो उसके लिए कौन सा सम्मान प्रोवाइड किया जाएगा? तो वो किया जाएगा प्रभास जोशी सम्मान। इसमें समाचार पत्रों में मतलब मैंने क्या इंपॉर्टेंस दिया है, समाचार पत्रों में यानी पन्नों से 2020 में मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया है। तो जी आपको याद रखना है। देखो सबको पता है 2013 वाली डेट जी सबको पता है, लेकिन कब से शामिल किया गया है? तो 2020 में मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया है। तो ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में इसको शामिल कर दिया गया है 2020 से। अब देखते हैं सोयाबीन। तो सोयाबीन में क्या है? पहली बात तो समझना, सोयाबीन राजकीय फसल है। कुल इसका कौन कौन सा है? तो लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी इसका कुल का नाम है। वनस्पति का नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स इसका वनस्पति नेम है। एंड इसकी किस्में कौन सी? किस्में बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वो एमपीपीएससी का पेपर आपको डीपली बना रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीएस किसी का भी डीपली बनाएंगे तो वो यहाँ से उठाएंगे आपको क्वेश्चन। तो किस्में कौन सी हैं गाइस? समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या एंड अलंकार। तो जी इसकी क्या है? जी इसकी किस्में हैं। अब देखते हैं इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। तो मालवा में सबसे ज्यादा जी उगाया जाता है सोयाबीन। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन देवास जिले में प्रारंभ किया गया है। तो जी भी आपको याद रखना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने अभी रिसेंटली दूसरी जो ओल्ड वाला हुआ है पिछले बैक ईयर वाला एमपीपीएस इस टाइप उन्होंने डीपली क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि सोयाबीन कहाँ सबसे पहले क्वेश्चन आया था, सोयाबीन सबसे पहले कहाँ उद्गम हुआ। आई थिंक यही क्वेश्चन था वो देवास वाला। तो जीपीवाई की है। तो आपको याद रखना है कि एमपीपीएससी कितने डीपली भी जा सकती है कि क्वेश्चन को पूछने के लिए। अगली साइड में चलते हैं अपन गाइस। वेट। अब अपन को देखना है इसमें गाइस। इसमें देखते हैं अपन राजकीय माच। तो राजकीय माच, सॉरी, राजकीय नाट में क्या दिया गया? राजकीय नाट क्या है? तो राजकीय नाट है माच। जी कहाँ खेला जाता है? तो जी खेला जाता है मालवा में। थोड़ी आपको धुंधला टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन प्लीज आप यहाँ मैनेज कर लीजिए। एंड इसकी जो क्या है, मालवी लोक जीवन पर आधारित है। मतलब कि जो माच नाटक है, माच नाटक है जी क्या पे आधारित है? जो है मालवी लोक जीवन पर आधारित है। माच के प्रमुख कलाकार कौन है? सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। गाइस मैं थोड़ी आपको धुंधला दिख रहा है बट मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ, तो आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। माच के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? तो सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। आप देखते हैं राजकीय नृत्य। तो राजकीय नृत्य क्या है? वो है राई। वो जो सबसे ज्यादा कहाँ खेली जाती है? वो खेली जाती है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की फेमस जो राई है ना, वो राजकीय नृत्य है। आपको समझने में कंफ्यूजन होती है। राजकीय नाट्य क्या है? माच। और राजकीय नृत्य क्या है? वो है राई। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा खेली जाती है। वो यह खेला जाता है कहाँ? मालवा क्षेत्र में। क्षेत्र इसका बुंदेलखंड की बाद ने क्या दिया? मृदंग वाद्यंत्र के साथ, मृदंग वाद्यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। तो ये आपको समझना है कि वो आपसे पूछ लेंगे 3 मार्का में एमपीपीएससी मेंस में कि जो राई है बुंदेलखंड में खेली जाती है, ये
किस उपलक्ष्य में खेली जाती है, तो वो आपको समझना है। मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर इसको किया जाता है। पद्मावत ग्रंथ में राई लोक नृत्य का वर्णन किया गया, तो ये बहुत डीपली क्वेश्चन यहाँ से हो गया है। यदि वो और कठिन पेपर बनाएंगे तो पूछेंगे कि राई का सबसे पहले इस नृत्य का वर्णन कौन सी ग्रंथ में किया गया है, तो पद्मावत राई लोक नृत्य में पद्मावत ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है। प्रमुख कलाकार कौन से हैं? ज्ञानेश्वरी जो कटनी जला के हैं, जिसके क्या है प्रमुख कलाकार हैं ज्ञानेश्वरी जो कटनी जला के हैं। समाचार पन्नों में ने क्या इम्पोर्टेंट दिया है? सागर जिले के राम सहाय पांडे को कला क्षेत्र में राई नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से है, जो आपको लिखना ही पड़ेगा इसको। यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब ये दिया है कि सागर जिले के राम सहाय पांडे को कला क्षेत्र में राई नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। आप देखते हैं आगे, देखो जैसे राई में क्या क्या जो वाद्य यंत्र होती है किए जाते हैं, तो ढोलक और मृदंग जो दिया गया था, मृदंग मैंने आपसे ऊपर रीड किया ना उसके बारे में, तो मृदंग जी है वो। राई नृत्य में वाद्य यंत्र मृदंग एवं ढोलक का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह देखते हैं, राजकीय चिन्ह में है, चिन्ह में सबसे बाहर देखो राजकीय चिन्ह क्या है जी, आपको दिख रहा है यहाँ पर। चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं राजकीय चिन्ह में, जो आपको दिख रहा है। तो देखो सबसे पहले आपको दिख रहा है इसके ऊपर जी क्या है जी, इसमें मैं आपको थोड़ी यहाँ पे मार्क करके बताता हूँ। जैसे जे दिख रहा है गाइस, जे वाली चीजें बाहर वाली चीजें ना, जे वाली, इनको क्या बोला जाता है? जे है मतलब कि स्तूप है जी। और आगे ने दिया है कि इसके बाद एक वृत्त है जो तरक्की और विकास की असीम संभावना का प्रतीक है, तो ये भी आपको समझना है। एंड इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। जी लिखा हुआ है गाइस, देखो इसके भीतर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं धान की बालियां भी अंकित हैं। गेहूं धान की बालियां देखो ये दिख रही हैं यहाँ पर गाइस, ये भी गेहूं धान की बालियां भी इसमें अंकित हैं। एंड इसमें क्या दिया गया है आगे? राज्य की प्रमुख फसलें राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं एंड धान की बालियां अंकित हैं, तो ये भी आपको समझना है। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है, तो ये आपको समझना है। मतलब कि इसमें ने बोला है केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति, तो ये आपको मैं थोड़ी इसमें अंकित करके बताऊंगा। जैसे जे दी गई है, जे वाली इसकी बात कर रहे हैं वो, सिंह आकृति और राजकीय वृक्ष बरगद को भी दर्शाया गया, वृक्ष आपके इसके भीतर भी है। तो ये सारी चीजें जो आपको समझना है किसको, राजकीय चिन्ह के बारे में। पहले इसको समझना है जी किसके बारे में, तो देखना इसके बाद एक व्रत है जो तरक्की और विकास की प्रतीक असीम संभावनाओं को दर्शाता है। मतलब कि आपसे पूछें जो राजकीय चिन्ह है वो किस चीज को डोनेट कर रहा है, तो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं को दर्शा रहा है राजकीय चिन्ह। ये थोड़ी इसकी इंपोर्टेंट लाइन है। उसमें फसलें कौन कौन सी, गेहूं और धान है। और इसमें व्रत के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दो चीजें लिखी हुई है, मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपसे पूछ लेंगे कि जी बताओ राजकीय जो वृक्ष मतलब कि व्रत है उसके भीतर, राजकीय चिन्ह उसके भीतर जो इंपोर्टेंट चीजें लिखी हुई है वो कौन कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ एंड नेक्स्ट चीज लिखी है वो लिखी हुई है सत्यमेव जयते। किसी टाइप से वो आपसे पूछ सकते हैं, एग्जाम में तो आना ही है। आप देखते हैं मध्य प्रदेश गान कौन सा है, तो मध्य प्रदेश गान है। गाइस मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं इस पुस्तक को ही टारगेट कर रहा हूँ, इसके बाहर को कुछ भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो आपको उस पुस्तक को ही टारगेट करना है। और यदि आपके पास ऑलरेडी किताब है तो किताब को आपको सामने रख लेना है ताकि वो डबल रिवीजन हो सके। यदि आपके पास किताब नहीं है तो नथिंग प्रॉब्लम, जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लगेगी, इम्पोर्टेंट तो में सारी चीज़ें हैं, तो उसको आपको लिख लेना है, राइट डाउन कर लेना है। चलो देखते हैं मध्य प्रदेश गान सुखा दाता सबका साथी, जी कब इसकी घोषणा कब हुई थी? 2011 में। रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है इसकी महेश श्रीवास्तव। इसमें थोड़ी यहाँ पर फोटो लेने की वजह से ऐसा लग रहा है। रचनाकार कौन सी? महेश श्रीवास्तव, जो आपको क्लीन दिख रहा होगा। एंड संगीतकार कौन है? सुनील झा। संगीतकार सुनील झा, रचनाकार है महेश श्रीवास्तव। और इसके गायक कौन है? शांतनु मुखर्जी, जो बहुत फेमस गायक भी है। नेक्स्ट इसकी स्लाइड है जो आगे दी गई, इसका ये समझना है जो थोड़ी कठिन चीज़ है यहाँ पर, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है। ये थोड़ी यदि पेपर डिफिकल्ट बनाएंगे तो अक्षांशीय विस्तार वो आपसे पूछ लेंगे वो। तो 21 डिग्री 6 मिनट से लगा के 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये आपको समझना है। 21 डिग्री 6 से लगा के 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश मतलब ऊपर का,
तथा 74 डिग्री 9 से लगा के 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के मध्य है। अब ये पता वो क्या करेंगे आपको, जैसे 21 डिग्री 6 से लगा के 26 डिग्री उत्तरी की जगह अभी पश्चिम कर देंगे, बस इतना ही डिफरेंस कर देंगे। तो आप नंबर देख के मत बोलना कि हाँ सही आंसर हो गया है, आपको जो देखना है उत्तरी अक्षांश है कि नहीं है, वो इसमें पूर्वी देशांतर है कि नहीं है, तो जी आपको इंपॉर्टेंस करना। वो आपको नंबर दे देंगे लेकिन कोई दिशा चेंज कर देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है और ऑप्शन अलग ही टाइप के दिए गए। जो सही था वो नहीं टिक कर पाया था, जिनको उनको ऑलरेडी उसके बारे में डीपली पता था। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, वो है 605। पश्चिम से पूर्व कितनी है, 870 है। उत्तर से दक्षिण है 605, पश्चिम से पूर्व है 870, और पश्चिम से पूर्व दिशा में 34 मिनट का समांतर भी है। मतलब कि आप पश्चिम से पूर्व दिशा में जाएंगे तो उसमें ऊपर से दक्षिण में जाएंगे तो इसमें कितना डिफरेंस रहेगा, उसमें रहेगा 34 मिनट का डिफरेंस है समय अंतराल। मानक समय कौन है जो अपन ने मानी हुई, मतलब उस मानक रेखा से ही आपने समय को अपन को नोट किया है MP का। तो भारत की मानक समय रेखा है वो कौन सी है, 82 डिग्री सिंगरौली जिले से गुजरती है। जो कहाँ से गुजरती है गाइस, सिंगरौली जिला से गुजरती है। अगली साइड में मतलब इसकी थोड़ी आगे दिया गया है कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से निकटतम शहरों की दूरी क्या है। तो जी आपको समझना चाहिए, थोड़ी कठिन क्वेश्चन फिर से यहाँ से होने वाला है, वो आपसे क्वेश्चन कर लेंगे और ऑप्शन में दे देंगे कि कौन सा इसमें से नहीं है या कौन है। तो जबलपुर वो कितना है, 79.58, ये मतलब कि ईस्ट में पूर्व में। पन्ना कितना है, 80 डिग्री 10। रीवा कितना है, 81 डिग्री 18। कटनी कितना है, 80 डिग्री 22। भोपाल कितना है, 77 डिग्री 24। और इंदौर कितना है, 75 डिग्री 51। ईस्ट मतलब कि पूर्व मैंने बता ही दिया है। तो जी कहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ये थोड़ी कठिन क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से यदि आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, बट फॉर्चुनेट आप दे लेंगे क्योंकि आपने इसके बारे में पढ़ लिया है। अब देखो वो सारे चित्र जो यहाँ पे वो यहाँ बनाया गया हुआ है। जो सबसे उत्तरी जिला है मुरैना है, वो कितना है इसमें आपने पढ़ा था अपने, 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश में। वो सबसे दक्षिणी कौन है, दक्षिणी में जिला में आपको दिख रहा है बुरहानपुर, कितना दिया गया है, 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। पश्चिमी जिला कौन सा, अलीराजपुर। बहुत अच्छा डिजाइन किया है इनने। इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या रही परीक्षा धाम वालों की, कि इनने हर चीज को डायग्राम में डोनेट किया है, और डायग्राम में कोई भी चीज जल्दी लाइन हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। डायग्राम में कोई भी, मैं आपको जैसे, यदि कोई आपको, जैसे आपको कोई चीज मतलब बोल के पढ़े, मतलब बोल के लाइक, जैसे किसी ऑडियो सुन के मतलब उसको पढ़ें, और यदि आपके सामने पूरी मूवी जैसे चल रही हो, कोई आपको दिखा के करवा रहा हो, प्रैक्टिकल करवा रहा हो, तो वो प्रैक्टिकल चीज आपको जाना लाइन हो जाएगी, जहन में बैठ जाएगी। बस वही यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, कोई भी चीज़ को एक पिक्चर में मतलब शो कर दिया है, तो इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं वो चीज़ क्लियर और भी होती जा रही है। जैसे निस्तु की मैंने बताया था, तो उन्होंने मतलब पूरी चिन्ह के बारे, आज की चिन्ह के बारे में, तो चिन्ह को ने पूरा बता दिया था यहाँ पर। तो पश्चिमी आपने देख लिया अलीराजपुर, और पूर्वी कौन सा, वो है सिंगरौली। तो सिंगरौली पूर्वी हो गया है, उत्तरी हो गया है मुरैना, दक्षिणी बुरहानपुर, और पश्चिमी अलीराजपुर। जी आपको यहाँ पर देखना है, कार्य करेगा तो 20 से गुजर ही रही है। तो ये है आज का वीडियो, इसमें थोड़ा और नीचे दिया गया है, तो अपन लास्ट का एक स्लाइड देखते हैं। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं गाइस, देश के मध्य भाग में स्थित मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में कौन है, राजस्थान, उत्तर में सबसे उत्तर में कौन है, उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, और दक्षिण में कौन है, महाराष्ट्र, एवं पश्चिम में है गुजरात। मतलब ये हम आपसे क्वेश्चन करें कि साउथ में कौन है MP के, तो आप बोलोगे सर महाराष्ट्र है। उत्तर पश्चिम में कौन है, तो आप बोलोगे सर राजस्थान है। लेकिन उत्तर में कौन है, तो आप बोलोगे सर वो है उत्तर प्रदेश ओनली। पूर्व में छत्तीसगढ़, एंड पश्चिम में है गुजरात। तो जितने जी आपने किया है ये पड़ोसी राज्य भी हैं। अब इसमें से आपको दे देंगे वो उड़ीसा जो पहले था, बिहार वो पहले था बट अब नहीं है। तो आपको उस टाइम में बताना पड़ेंगे जब मतलब कि अपनी, जब पहले इसको MP को मध्य प्रांत बोला जाता था, उस टाइम पे सारे जी उड़ीसा एंड बिहार की सीमा कनेक्ट करती थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ को बटा हुआ नहीं था, कुछ साउथ का महाराष्ट्र भी टच था। और मध्य प्रदेश की एक लाइन इसमें दी गई है लास्ट में, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती तथा उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित होती। तो जी आपको समझना है, मतलब कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी जो साउथ वाली सीमा है वो ताप्ती नदी द्वारा, मतलब ताप्ती नदी की बात पे कुछ नहीं है। उत्तरी सीमा क्या है, चंबल नदी द्वारा निर्धारित होती है, मतलब कि साउथ में जो ताप्ती नदी है, जो बुरहानपुर से निकलती है, वहाँ से बुरहानपुर के पास से क्रॉस होती है, तो वहाँ पर उसके बाद फिर अपना MP नहीं लगता है, उसके बाद दूसरा स्टेट लग जाता है। तो जी अपनी सीमा को भी डिफाइन करती है। तो गाइस बस 14-15 मिनट मैंने फिर से वीडियो को पूरा फिनिश करने की कोशिश की है। ये पूरा वीडियो है, आप इसको जितनी बार हो सके उतनी बार इसको रिवाइज करिए, बार बार देखिए,
ताकि आपको एमपीपीएससी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है 16 फरवरी को, उसमें आपके कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक ना हो, क्योंकि सारी चीज़ इसमें दी गई हैं। बस अब आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बना लेना है, बार-बार रिवीजन करना है। यदि नोट्स भी नहीं बना पा रहे हो तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, इतने में भी आपका काम बन जाएगा। और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को आप शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।